हेलो एवरीवन, मैं संजीदा खातून रोल नंबर 100 पीटीसी चंदवारा मुजफ्फरपुर डीएलएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ F4 विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास इकाई 3 से। टॉपिक है सीखने सिखाने के दौरान आने वाली चुनौतियाँ तथा अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था। तो आज हम जानेंगे कि सीखने सिखाने के दौरान किस प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं और अनुपूरक शिक्षण क्या है। विद्यालय में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षक अपने छात्रों को बिना किसी भेदभाव के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सम्मिलित कर उनकी समस्याओं पर उचित सुझाव व मार्गदर्शन देते हैं। परंतु कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ सिर्फ समस्यात्मक ही नहीं होती हैं, बल्कि इससे शिक्षक प्रतिदिन कुछ नया सीखते हैं, उन्हें कुछ नया अनुभव होता है, जिससे उनका शिक्षण कौशल और भी अच्छा होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं। तो हम पहले पॉइंट पे बात करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है अनुशासन। तो अनुशासन में हम देखते हैं कि जैसे क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं, शोर शराबा करते हैं, एक दूसरे से आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, शिक्षक की बात नहीं मानते, उनका सम्मान नहीं करते, जिस वजह से शिक्षक को भी पढ़ाने में दिक्कत होती है और बच्चे भी सही से सीख नहीं पाते हैं। अनुशासन से शिक्षा प्रक्रिया में क्या लाभ होगा, इसे समझने के लिए हम कक्षा अनुशासन की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जैसे वर्ग कक्ष का अनुशासन लोकतांत्रिक और भय मुक्त हो, ताकि विद्यार्थी खुलकर अपनी समस्याओं को साझा कर सके और शिक्षक छात्रों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देकर छात्रों में स्वप्रेरणा से अनुशासन की भावना उत्पन्न कर पाएंगे। इस तरह विद्यार्थी अपने व्यवहार को स्वयं से नियंत्रित करते हुए शिक्षकों तथा सहपाठियों के साथ अपने व्यवहार में सार्थक बदलाव ला सकते हैं। अनुशासन कक्षा की व्यवस्था को सुचारू ढंग से संपन्न होने में सहायक है। इस जिम्मेदारी का एहसास दूसरों के प्रति संवेदनशील और आत्मसम्मान पर आधारित है। NCF 2005 ने भी विद्यालय अनुशासन को बहुत महत्वपूर्ण माना है। अनुशासन के लिए मानना है कि अगर कोई भी नियम बनाते हैं तो उसमें बच्चों को शामिल करें, ताकि हर नियम बनाने के पीछे कोई उद्देश्य होता है, और जब बच्चे उस उद्देश्य को समझेंगे तो वो खुद ब खुद अपने दिल से उस अनुशासन का पालन करेंगे, और खुद ही नहीं, वो दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे कि वो भी उस अनुशासन का पालन करें, और इस तरह विद्यालय की व्यवस्था सुचारू ढंग से चलती रहेगी। हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे बहुकक्षीय शिक्षण। बहुकक्षीय शिक्षण जैसे हम देखते हैं कि विद्यालय में शिक्षक की कमी होती है, जिस वजह से क्लास में एक शिक्षक को कई सारे क्लास को पढ़ाना पड़ता है, और इस तरह शिक्षक के लिए शिक्षण प्रक्रिया बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती है। विभिन्न वर्ग और आयु के छात्र होने के कारण अधिगम का प्रकरण स्पष्ट नहीं रहता, और छात्रों की पूर्व ज्ञान और अधिगम स्तर में भी भिन्नता रहती है, जिस कारण पाठ्य योजना का निर्माण एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे शिक्षण में गुणवत्ता कम हो जाती है और वर्गवार पाठ्यक्रम का अध्यापन भी नहीं हो पाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। हर एक क्लास के बच्चों की अनदेखी हो जाती है। अब हम बात करेंगे
तो अब हम तीसरे पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं, बहुस्तरीय शिक्षण। बहुस्तरीय शिक्षण एक ही वर्ग में विभिन्न बच्चों का बौद्धिक स्तर, अधिगम स्तर, पूर्व ज्ञान और सीखने की गति में भिन्नता होती है। इस तरह एक शिक्षक के लिए सीखने सिखाने के दौरान विभिन्न स्तर के छात्रों को साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती है। अतः कुछ बातों को ध्यान में रखकर बहुस्तरीय कक्षा प्रबंधन योजना बनानी चाहिए। जैसे सभी विद्यार्थियों का बेसलाइन टेस्ट लेकर उनके व्यक्तिगत आवश्यकता की पहचान करनी चाहिए, ताकि उनकी कमियों पर ध्यान दिया जा सके, या प्रत्येक स्तर के छात्र को अपनी गति से और एक दूसरे के सहयोग से सीखने की अनुमति हो। प्रत्येक छात्र किसी अधिगम क्रिया में संलग्न हो, जिससे वह प्रत्येक पाठ हेतु निर्धारित जानकारी प्राप्त कर सके, ताकि वो अन्य बच्चों के जैसे शिक्षा पाकर अपना जीवन यापन कर सके। परंतु विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे को सिखाने की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे छात्र कक्षा में असामान्य व्यवहार करते हैं या दूसरे छात्रों को परेशान करते हैं, जिससे परेशानी होती है। उनके पास उनके ज़रूरत के सामान नहीं होने के कारण, जैसे ब्रेलियंट चश्मे आदि की कमी होने के वजह से उनके सीखने सिखाने में रुकावट बन जाती है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विद्यालय में संसाधनों की कमी। विद्यालय में संसाधनों की कमी, जैसे क्लासरूम ज़्यादा नहीं होते हैं, बेंच की कमी होती है, ब्लैक बोर्ड नहीं होते, तो इन सब वजह से भी पढ़ाई में दिक्कत आती है। इससे भी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगली चुनौती, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, यानी विद्यालय में विद्यार्थियों का ना आ पाना। छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, अभिभावक की उदासीनता, पारंपरिक कार्य जैसे खेती बाड़ी में सहयोग, छोटे भाई बहन की देखभाल आदि के कारण बच्चे नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते हैं। अनुपस्थिति के कारण वे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता और उनको पूरी तरह से शिक्षा नहीं मिल पाती है। अभी देख सकते हैं कि जो वैश्विक महामारी कोविड-19 चल रही है, जिससे लगभग 1 साल से पूरा विश्व जूझ रहा है, और इस वजह से पढ़ाई जो है बहुत प्रभावित हो रहा है। विद्यालय बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस वजह से मैंने इस पॉइंट को भी इस चुनौती में जोड़ा है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे, कोविड-19 का प्रभाव। कोविड-19 की वजह से शिक्षकों के लिए बच्चों को शिक्षा देना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। जैसे देख रहे हैं कि लगभग 1 वर्ष से कोविड-19 की वजह से सभी विद्यालय बंद हैं, मगर शिक्षण प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से, गूगल मीट, रेडियो, टीवी, इन सब माध्यम से शुरू की गई है, मगर इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके पास या टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, ये इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और जिनके पास सुविधाएं हैं भी तो सही तरह से वो इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब वजह से जो है कोविड-19 की वजह से शिक्षा सभी बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, जिस वजह से ये शिक्षण प्रक्रिया बहुत चुनौतीपूर्ण हो गई है और सभी बच्चे को इसका फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है। तो अब हम जानते हैं अनुपूरक शिक्षण क्या है। जैसे हम देखते हैं कि क्लास में शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं, तो सभी बच्चे एक ही क्लास में होने के बाद भी हर किसी के समझने की सलाहियत अलग अलग होती है। कुछ बच्चे उन चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते।
मगर शिक्षक के पूछने पर वो बोल भी नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर कहीं न कहीं एक झिझक, एक डर होता है कि कहीं हम कुछ कहें और कोई बच्चे मेरा मजाक न उड़ा दे, कहीं शिक्षक हमें डांट न दे। तो इस वजह से अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था की गई है। अब हम बात करेंगे अनुपूरक शिक्षण की अवधारणा। सामान्य समस्याग्रस्त छात्रों को प्रोत्साहित कर, उन्हें प्रेरणा देकर सामान्य बच्चों की तरह उन्हें सिखाया जाता है। उनकी क्षमताओं को उनके क्षमताओं का उचित विकास किया जाता है। उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित कर उन्हें बाकी बच्चों के जैसा महसूस कराया जाता है कि वो भी उन बच्चों के जैसे ही हैं और वो उन बच्चों जैसे कर सकते हैं। सामान्य छात्रों की श्रेणी में इस तरह उन्हें लाया जाता है। तो अब हम इनके योजना, नियम एवं क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे। तो हम इसका कैसे योजना निर्माण करते हैं, जैसे छात्रों को चिन्हित करना, उन्हें पहचान कर कि कौन बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, तो उन्हें पहचान कर उन्हें अलग से शिक्षा देना। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के वो किस समाज से हैं, उनके परिवार में लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं, उनके माता पिता उन पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं। तो ऐसे बच्चे को पहचानना और उनके अनुभवों का विशेष ध्यान रखना। जैसे समय समय पर छात्रों की प्रगति का आंकड़ा इकट्ठा करना कि जिन बच्चों को अनुपूरक शिक्षण दिया जा रहा है वो सही तरह से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, उनमें कितना सुधार आया है, अभी कितना बाकी है, उन्हें किस तरह से और सुधारा जा सकता है। तो इस तरह उन्हें पहचान कर, उन्हें समझ कर उन्हें अलग से शिक्षा देने की ज़रूरत होती है। शिक्षण में लचीलापन कक्षा के साथ या बाद में भी, जैसे शिक्षण में लचीलापन के क्लास में भी उस पर ख़ास ध्यान दिया जा सकता है, या क्लास के बाद टिफ़िन टाइम में भी उन्हें अलग से देखा जा सकता है। छुट्टी टाइम में भी उन पर ध्यान दिया जा सकता है कि वो बच्चे सही तरह से बाकी बच्चों के जैसे, सामान्य बच्चों के जैसे से पढ़ाई को समझ पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरह उन्हें समझाया और पढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, जैसे हर बच्चे पर अलग अलग ध्यान देना कि हर बच्चे अपने हिसाब से सीख रहे हैं, तो उन पे किनके अंदर क्या कमी है उस पर ध्यान देकर उन्हें सुधारें, उनके संदेह को दूर करें, उनके भय को दूर करें कि जो उन्हें भय है शिक्षक से, तो उन्हें इस भय से भी उन्हें मुक्त किया जाए कि हाँ, शिक्षक की भी उन्हें पढ़ाने के लिए है, ना कि उन्हें डांटने के लिए या किसी और वजह से। वो भी चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, अच्छा करें, इसलिए वो बच्चों को थोड़ी डिसिप्लिन में रखते हैं। इससे उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। उनका संदेह जो है उन संदेह को दूर करें, उनके जिज्ञासाओं को दूर करें। जैसे बच्चों के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है कि ये बात ऐसे होनी चाहिए, ये बात, मगर वो डर से नहीं बोल पाते हैं, तो उनके जिज्ञासाओं को भी शांत करना चाहिए। इस प्रकार अनुपूरक शिक्षण के माध्यम से शैक्षिक कठिनाई का सामना कर रहे छात्रों का व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है। उन्हें पढ़ने के समान अवसर मिलते हैं, उनका संदेह और डर दूर हो जाता है, उनकी सीखने की गति बढ़ जाती है, जिससे वे हीन भावना का शिकार होने से बच जाते हैं। थैंक यू।